दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन तब जब आपको ये पता हो कि आपको अपने पैसे को कब, कहां और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर कर उस पे अच्छे रिटर्न्स पाना चाहता है, लेकिन उसे कभी भी ये समझ नहीं आता कि उसे अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए ज्यादातर लोग अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रख देते हैं, या फिर उससे कोई इंश्योरेंस करा लेते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो अपने पैसे को एफडी में रख देते हैं। और यहाँ पर अगर वो अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हैं तो उन्हें मैक्सिमम 7 से 8% तक का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि एक अच्छा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा करने से आपका पैसा कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस रेट से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा उसी रेट से हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिससे कि आपका पैसा हर साल सिर्फ नंबर्स में ग्रो होगा, उसकी परचेसिंग पावर कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों, अगर आपको इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को और भी गहराई से समझना है, देन इसके ऊपर मैं पहले ही एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप चाहें तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, इस दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो अमीर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स लेने का तरीका पता है, और इसे फाइनेंस की लैंग्वेज में कंपाउंडिंग ऑफ मनी कहा जाता है। चलिए इसे एक स्टोरी के थ्रू और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में राकेश नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। उनके 2 बेटे थे, जिनमें से पहले का नाम था सुमित और दूसरे का नाम था रोहन। वो अपने दोनों बेटों को हर महीने नियमित रूप से 100 रुपए की पॉकेट मनी दिया करते थे। अब सुमित अपनी पॉकेट मनी को बहुत संभाल कर खर्च किया करता था, साथ ही में उनमें से कुछ पैसा वो अपने पिगी बैंक में सेव कर रख देता था। वहीं रोहन अपनी पॉकेट मनी को बिना सोचे समझे कहीं भी फालतू चीजों में खर्च कर देता था। अब ये सब देखते हुए उनके पिता राकेश ने ये डिसाइड किया कि वो अपने दोनों बेटों को पैसों का सही यूज करना और सही तरीके से इन्वेस्ट करना सिखाएंगे। राकेश ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि आज से मैं तुम दोनों की पॉकेट मनी बढ़ा रहा हूँ, वो भी पूरे 1 साल के लिए। मगर मेरी एक शर्त है, तुम इन पॉकेट मनी के पैसों को सिर्फ 2 तरीके से ही ले सकते हो। पहला तरीका है कि तुम मुझसे हर महीने 1000 रुपए लेकर जाओ, और दूसरा तरीका है कि मैं तुम्हें पहले महीने 10 रुपए दूंगा, दूसरे महीने 20 रुपए दूंगा और फिर तीसरे महीने 40 रुपए दूंगा। यानी कि ये अमाउंट हर महीने डबल होती रहेगी पूरे 1 साल तक के लिए। अब ये सब सुनने के बाद दोनों भाई अपने पिता की शर्त मान गए। उन दोनों में से सुमित थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए उसने पैसा लेने के लिए दूसरा ऑप्शन चूज किया, यानी कि पहले महीने वो 10 रुपए लेगा और दूसरे महीने 20 रुपए, और ऐसे ही कर हर महीने वो पैसा डबल होता रहेगा पूरे 1 साल के लिए। वहीं रोहन के मन में थोड़ा लालच आ गया। उसने सोचा कि कहाँ हर महीने के 10 या 20 रुपए और कहाँ सीधा 1000 रुपए। उसने सोचा कि अगर मैं हर महीने के 1000 रुपए लेता हूँ तो इससे मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा, जिससे कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर पाऊंगा और एंजॉय कर पाऊंगा। इसलिए उसने अपने पिता से कहा कि मुझे हर महीने 1000 रुपए वाले तरीके से ही अपनी पॉकेट मनी चाहिए। अब राकेश अपने दोनों बेटों की बातों से सहमत हो गए। उन्होंने सुमित को पहले महीने 10 रुपए दिए, वहीं रोहन को 1000 रुपए दिए। फिर दूसरे महीने में उन्होंने सुमित को 20 रुपए दिए, वहीं रोहन को उन्होंने वापस से 1000 रुपए दिए। अब शुरुआती 6 महीने सुमित के लिए बहुत ही अनहैप्पी थे, क्योंकि जहां पर रोहन को 6 महीने में टोटल 6000 रुपए मिल चुके थे, वहीं सुमित को 6 महीनों में केवल 320 रुपए ही मिले थे। पर सुमित पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छी तरीके से समझता था, इसलिए उसने साल का एंड आने तक का वेट किया। अब साल का एंड आते आते रोहन के पास टोटल 12000 रुपए पहुंच चुके थे। वहीं सुमित के पास अपनी पॉकेट मनी का पैसा हर महीने डबल होते होते साल के एंड आने तक लगभग 20,480 रुपए हो चुके थे। अब ये सब देखने के बाद सुमित की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वहीं पर रोहन एकदम से सरप्राइज हो चुका था। 12वें महीने में रोहन को जहां पर हर महीने की तरह 1000 रुपए मिले, वहीं सुमित को अपनी पॉकेट मनी के रूप में 20,480 रुपए मिले थे, जो कि रोहन की पॉकेट मनी से लगभग 19,000 रुपए ज्यादा थे। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि 10 रुपए जैसा छोटा अमाउंट सिर्फ 1 साल में 20,000 रुपए तक बढ़ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर 1 साल की जगह 3 साल का वक्त होता तो ये अमाउंट बिलियंस में भी जाता। और यही होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पर एक 10 रुपए जैसा छोटा सा अमाउंट भी कुछ ही सालों में इतना बड़ा हो जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। रोहन की तरह मार्केट में ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि कंपाउंडिंग से ये पैसा कितना ही इंक्रीज हो जाएगा, जबकि असल में कुछ और ही होता है। जब भी कोई व्यक्ति कंपाउंडिंग के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है तो स्टार्टिंग के कुछ सालों तक उसकी ग्रोथ ना के बराबर होती है, और लोग डिमोटिवेट होकर
अपने इन्वेस्टमेंट को उसी पॉइंट पर स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे को लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर कर रखता है तो उसका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी उसे इतना बड़ा रिटर्न देता है कि जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल है। और इसीलिए कंपाउंडिंग को हमारे ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। अब चलिए कंपाउंडिंग को इन्वेस्ट मार्केटिंग के हिसाब से समझते हैं, वो भी एक एग्जांपल के थ्रू। दोस्तों इमेजिन करिए 3 दोस्त हैं, उनमें से पहले का नाम है अनिकेत, दूसरे का नाम है अभिषेक और तीसरे का नाम है अरुण। तीनों दोस्तों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, उनकी उम्र 20 से 22 साल के बीच थी। साथ ही में उन्होंने जॉब करना भी शुरू कर दिया था। अब अपनी जॉब के साथ साथ उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो हर महीने अपनी सैलरी में से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अब सबसे पहले आता है अनिकेत, जो कि एक एवरेज फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। उसके फादर बहुत ही ट्रेडिशनल और टिपिकल सोच वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अनिकेत से साफ साफ कह रखा था कि वो शेयर मार्केट और स्टॉक जैसी चीजों से दूर रहे और चुपचाप अपनी सेविंग के 10,000 रुपए एफडी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। वहीं दूसरी ओर अनिकेत की माँ उससे ये कहती है कि बेटा गोल्ड का प्राइस कभी भी कम नहीं होता, इसलिए तुम अपनी सारी सेविंग्स को गोल्ड में इन्वेस्ट करो। अब अनिकेत अपने माता पिता दोनों की बात गौर से सुनता है और दोनों को खुश करने के लिए अपनी सेविंग्स के 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए की एफडी करा लेता है और बचे हुए 5,000 रुपीज को गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक एक मॉडर्न और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है, जहां पर उसे लाइफ के अदर फील्ड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की फील्ड में भी फुल फ्रीडम मिली हुई है। वो जगह जगह से इन्वेस्टमेंट और मार्केट के बारे में रिसर्च करता है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की राय लेता है। देन उसके बाद एंड में वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी सेविंग्स के 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए डेट फंड में इन्वेस्ट करेगा और बचे हुए 5,000 रुपए वो SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। एट लास्ट आता है अरुण, जो कि कॉलेज टाइम से ही रिच पीपल और शेयर मार्केट में काफी अच्छा इंटरेस्ट रखता है। वो हमेशा से ही वॉरेन बफेट और बाकी के सफल इन्वेस्टर्स की बुक्स और इंटरव्यूज को देखता आया है, जिसकी वजह से उसे शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। साथ ही में वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में भी अच्छे से जानता है। अरुण ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी सेविंग्स के पूरे 10,000 रुपए शेयर मार्केट के अंदर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा। साथ ही में उसने ये भी डिसाइड किया कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय शेयर मार्केट के अंदर रिसर्च करने में देगा। अब बात आती है तीनों के कंपैरिजन की। तो 30 साल बाद जब तीनों की उम्र 50 प्लस हो चुकी थी, साथ ही में उन तीनों ने हर महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर टोटल 36 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनिकेत की। अनिकेत ने अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% यानी कि 18 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट किए थे और बाकी के बचे हुए 18 लाख रुपए उसने गोल्ड में इन्वेस्ट किए थे। अब बात करें रिटर्न्स की, तो अनिकेत को एफडी के अंदर 7% का रिटर्न मिलता था, वहीं गोल्ड में उसे एवरेज 8% का रिटर्न मिला। यानी कि इन 30 सालों में उसे जो टोटल प्रॉफिट हुआ था वो था 1,35,00,000 रुपए। लेकिन दोस्तों इन 30 सालों में महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अगर हम इन्फ्लेशन का एवरेज ग्रोथ रेट निकाले तो वो होगा 7.5%, जिसे अगर हम अनिकेत के प्रॉफिट में से माइनस करें तो उसके पास टोटल 36 लाख का प्रॉफिट बचता है। यानी कि इन 30 सालों में अनिकेत ने अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को सिर्फ डबल किया है, जिसे कि अगर एक इन्वेस्टर की नजर से देखा जाए तो ये एक बिल्कुल भी अच्छा रिटर्न नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अभिषेक के बारे में, जिसने कि अपनी सेविंग के 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए डेप्ट फंड में इन्वेस्ट किए थे और बाकी के बचे हुए 5,000 रुपए उसने SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए थे। अब 30 साल बाद अपने डेप्ट फंड वाले इन्वेस्टमेंट से अभिषेक को टोटल 60 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। वहीं उसका दूसरा इन्वेस्टमेंट, जिसमें वो हर महीने 5,000 रुपए SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता था, उस इन्वेस्टमेंट के जरिए उसे 14% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 30 सालों में 2,40,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी कि इन 30 सालों में अभिषेक ने 36 लाख रुपए इन्वेस्ट कर 3 करोड़ रुपए का रिटर्न जनरेट किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अब लास्ट में आता है अरुण, जिसने कि अपनी पूरी सेविंग्स को इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। लगातार 30 सालों तक हर महीने 10,000 रुपए इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद अरुण को अपने 36 लाख रुपए पर जो रिटर्न मिला था वो था 6 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अपने सही इन्वेस्टमेंट नॉलेज और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के चलते अरुण ने सिर्फ 36 लाख रुपए से केवल 30 सालों के अंदर 6 करोड़ रुपए जैसा अनबिलीवेबल रिटर्न जनरेट किया। दोस्तों इन्वेस्ट करने में तो अभिषेक ने भी अपने पैसों को SIP में इन्वेस्ट किया था, जिनके रिटर्न्स के तौर पर उसे 2,40,00,000 रुपए मिले थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। बट वहीं अरुण को कंपाउंडिंग के पावर के बारे में बहुत अच्छे से पता था। उसे इस चीज का नॉलेज था कि अगर मैं अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ कंपाउंडिंग के अंदर, तो मैं यहाँ से बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना
इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।